नमस्कार दोस्तों, जेम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेम पोर्टल के ऊपर जो सर्विस का बिड है, जो सर्विस का टेंडर है, उसको किस तरह से पब्लिश करना है और वो पब्लिश करने की जो सारी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अपना बायर आईडी जो है वो लॉगिन करना है और बायर आईडी लॉगिन करने के बाद आपको मार्केट में जाना है। मार्केट में आपको नीचे सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे सर्च सर्विस का ऑप्शन है, तो जितनी भी सर्विस जेम के ऊपर लिस्टेड है, वो सारी सर्विसेज आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसमें से कोई सर्विस है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कस्टम जो बीड है या जो कस्टम सर्विस है, उसको किस तरह से बनाना है, उसका प्रोसेस आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो कस्टम सर्विस का बीड बेसिकली क्या होता है कि जो सर्विस जेम के ऊपर अवेलेबल नहीं है, उसका आप कस्टम बीड बना सकते हो। या जो सर्विस जेम के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो आप अपना कस्टम बिल्ड जो है आपके अकॉर्डिंग मतलब बायर के स्पेसिफिकेशन और बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है बिड पब्लिश कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सीधा ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टम बिड फॉर सर्विसेज का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एग्री करना है और सबसे पहले जो भी कंसाइनी है आपके कंसाइनी आप सिलेक्ट कर लीजिए, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो सारी डिटेल जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही क्वांटिटी आएगी उसमें, इसको ओके करना है। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होगा। 2 डेट आपको सिलेक्ट करने हैं, कभी-कभार 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी 6 महीने का, कभी 1 साल का। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट की डेट है, वो कॉन्ट्रैक्ट की डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम 5 जून सिलेक्ट कर लेते हैं और एंड डेट आपको जितनी भी लेनी है, उसके हिसाब से आप जो है वो ले सकते हैं। तो ये मैंने डेट दोनों सिलेक्ट की। उसके बाद आपको क्या ऑप्शन आता है कि यहाँ पे देखो एक सिमिलर सर्विस आपको डालनी है। जिस भी कैटेगरी के अंदर आप कस्टम बिड बना रहे हो ना, तो उस कैटेगरी से कोई मिलती-जुलती जो सिमिलर सर्विस है, वो सर्विस आपको वहाँ पे डालनी है। तो वैसे हम आज प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्विस का ये कस्टम बिड बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज। तो देखो प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज ये सिमिलर कैटेगरी है इसकी। मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली एक कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आपके पास 5 कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या होता है, ये बस सिमिलर कैटेगरी है, मतलब किस कैटेगरी के अंदर आप सर्विस बीड बना रहे हो ना, उस कैटेगरी की कोई मिलती-जुलती या सिमिलर कोई सर्विस हो, तो वो बस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 1 करना है, मैक्सिमम 5। आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको उसमें से कोई ना कोई एक सर्विस आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो नीचे आते हैं हम, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है कि उस सर्विस की डिटेल डालनी है। तो कस्टम बिल्ड किस टाइप का आप बना रहे हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो अदर में क्लिक करके हम वही सर्विस का नाम डालेंगे। बस हमें एक चीज़ ऐड करनी थी कि आगे जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज है, उसके आगे हमें क्या नाम चाहिए था, यूनिवर्सिटी का या जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर वो सर्विस हो रही है, उसका नाम हमें यहाँ पे डालना था। तो हम यहाँ पे डालते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज। तो किस यूनिवर्सिटी के अंदर वो हो रहा है उसकी डिटेल हमें डालनी है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी डाल दिया। तो ये पूरा जिस भी कैटेगरी का आप कस्टम बिड बना रहे हो, उस कैटेगरी की डिटेल आपको डालनी है या ये बिड का टाइटल रहेगा। ये आगे जाके आपको वर्क ऑर्डर और बाकी सारी जगह पे सेम नाम जो है यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद देखो रेगुलेटरी कंप्लायंस सर्विसेज है, इसको आपको यस करना है और नीचे आपको स्कोप ऑफ वर्क, स्पेशल टर्म्स कंडीशन वगैरह है ना, सर्विस लेवल एग्रीमेंट वगैरह, तो ये सारी डिटेल मिलेगी आगे जाके। इसको भी आपको क्या करना है, यस करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, आप उसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको पूरी जो सर्विस आप जिस भी चीज़ का कस्टम बिड बना रहे हो, वो सारी डिटेल आपको यहाँ डालनी है और नीचे यस यस आपको करना है। और बस एक चीज़ ध्यान रखिए, सिमिलर सर्विस में कोई भी एक सर्विस आप यहाँ पे सिमिलर जो है उसकी, वो सिलेक्ट करके रखिए। तो उसके बाद नीचे इतने सारे आपको वो सर्विसेज दिखेगी इसके अंदर। तो इसमें से किसी भी एक के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ऐड टू कार्ट जो है वो कर सकते हो। तो कोई भी एक सर्विस के ऊपर हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सर्विस जो है वो ऐड टू कार्ट हो गई। देखो यहाँ पे कस्टम बिड और सर्विसेज और आगे हमारा ये नाम भी दिख रहा है, देखो प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज
पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जिस भी कैटेगरी का आपको कस्टम बिड बनाना है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये ऐड टू कार्ट करने तक की प्रोसेस है। अभी हम इसके आगे देखेंगे कि मान लो ऐड टू कार्ट तो हो गई आपकी सर्विस, लेकिन उसको आगे पब्लिश वगैरह करना है, उसकी सारी डिटेल आपको डालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा हम उसको प्रोसेस टू चेकआउट करेंगे। तो प्रोसेस टू चेकआउट के बाद देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे शो होता है। आपको सीधा बीड के ऊपर क्लिक करना है। बीड के ऊपर क्लिक करने के बाद पूरी बीड की जो सारी डिटेल होती है वो सारी डिटेल आपको वहाँ पे शो होगी। तो वो सारी डिटेल भरने के बाद ही बीड जो है वो पब्लिश होगा। अभी ये बीड सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, ऐड टू कार्ट हो चुका है। अभी हम आगे आएंगे तो देखो यहाँ पे कोने में इतनी सारी आपको जो डिटेल दिख रही है ना, तो इतनी सारी डिटेल आपको भरने के बाद लास्ट का ऑप्शन आता है वेरीफाई विथ ओटीपी। तो आप आपके मोबाइल पे जो भी वेरिफिकेशन कोड आएगा उसके डाल के आप उसको पब्लिश कर सकते हो। लेकिन उससे पहले इतनी सारी चीजें जो है आपको ऐड करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन का। इसके ऊपर आपको व्यू एड एंड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट यस यस रहेगा, इसको यस यस रहने दीजिए और आगे आप सेव करिए। तो स्पेसिफिकेशन की जो सारी डिटेल है वो हमारी यहाँ पे सेव हो जाएगी, सारी स्पेसिफिकेशन की डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद का वो ऑप्शन आता है कंसाइनी का, कंसाइनी की डिटेल बस आपको वहाँ पे डालनी है। तो ये स्पेसिफिकेशन हमारे सेव हो गए। आगे कंटिन्यू करना है तो कंसाइनी की डिटेल ओपन होगी। उसके ऊपर डिटेल आपको कंसाइनी का नाम और वहाँ की सारी डिटेल आपको शो होगी। इसको बस सेव करना है। कंसाइनी की सारी डिटेल यहाँ पे शो होगी, बस उसको सेव करके ओके करके आगे जाना है आपको। तो इसको हम ओके करके आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद का मेन पार्ट होता है बीट डिटेल्स का। कंसाइनी और इसकी डिटेल आप सेव करोगे तो नेक्स्ट पार्ट रहता है बीट डिटेल्स का। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम। तो दो चीजें देखो यहाँ पे ग्रीन मार्क आ गया, हमने स्पेसिफिकेशन वगैरह सारी चीजें डाल दी। इसके बाद कंसाइनी की डिटेल बाय डिफॉल्ट आती है, कंसाइनी की डिटेल उसमें कोई एडिट या कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। ये सबसे मेन पार्ट होता है 3 नंबर वाला बीट डिटेल्स का। तो क्या होता है कि बीट डिटेल्स में आपको वो सारी डिटेल जो है जब भी आप बीट पब्लिश करोगे तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हाँ, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको बीड का ड्यूरेशन पूछ रहा है, तो कितने दिन का बीड आपको पब्लिश करना है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई 21 दिन का है, हमें 21 दिन से कम का बीड निकालना है या इससे कम का कोई ऑप्शन नहीं है क्या। कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। इससे पहले था 10 दिन का, तो ये जेएम ने नए अपडेट आए हैं कि कोई भी बीड आप पब्लिश करो मिनिमम 21 दिन आपको जो है वो रखना ही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आईडी हो तो उसके लिए आप 10 दिन का बीड बना सकते हो। बस स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो है वो 21 दिन का उन्होंने उसमें चेंजेस किए, लेकिन बहुत सारे आईडी में आपको ये 21 दिन ही दिखेंगे। जब भी आप बीड पब्लिश करोगे तो 21 दिन का जो है बीड आप पब्लिश कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एंड डेट और बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। टाइम अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। अगला एडिट करके आपको कोई टाइम अकॉर्डिंग कोई अलग टाइम सेट करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग वो अलग टाइम भी जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी रात के 9 बजने को आए तो शायद हम उसका एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि वैसे भी 9 बजे के बाद ये अगला दिन ही बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट कर लेता है। तो हमने 22 दिन की बीट ड्यूरेशन ले ली। टोटल बीट जो ड्यूरेशन रहेगी उसकी 22 दिन जो बीट है वो चलेगा। मतलब जितने भी सेलर पार्टिसिपेट करेंगे तो इस 22 दिन में 20 तारीख तक उनका समय रहेगा। 20 तारीख 10 बजे तक ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके बाद का एक ऑप्शन है बीड ऑफर वैलिडिटी। तो इसमें क्या करना है, बीड ऑफर वैलिडिटी में मतलब बीड ऑफर वैलिडिटी में क्या होता है कि जब भी बीड पब्लिश होता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी रखनी है। मतलब क्या होता है कि लास्ट डेट है उसकी 20 तारीख, तो 20 तारीख के बाद उसको जो फाइनलाइज करना है। कभी कभार क्या होता है कि जब बीड एंड डेट होती है तो बीड ओपन करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, जितने भी वायर है उनको सीनियर अथॉरिटी से कांटेक्ट करना पड़ता है या उनके जो भी हेड ऑफिस के सारे लोग हैं तो उनको वो सारी डिटेल वगैरह जो है वो देनी पड़ती है, उनकी सारी डॉक्यूमेंट वगैरह सेलर के। तो उसमें काफ़ी समय जाता है। तो इसलिए ये प्रोसेस कभी कभार क्या होता है कि 10-15 दिन चलती है, उससे ज़्यादा भी चलती है। तो ये क्या होता है कि ऑफर वैलिडिटी मान लो आपने 15 दिन रखी, तो ये 20 तारीख के बाद के 15 दिन जो होते हैं ना, उसमें आपको ये बीड की सारी प्रोसेस खत्म करनी है, वर्क ऑर्डर निकालनी है। 20 तारीख के बाद के 15 दिन।
तो लास्ट डेट रहेगी उस टेंडर की, उसके बाद के 15 दिन, अगर 15 दिन के अंदर आप वर्क ऑर्डर नहीं जनरेट करते तो ये सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा। तो हमेशा हम बायर को यही करते हैं, जब भी आप बिड पब्लिश करोगे तो मैक्सिमम डे सिलेक्ट करके रखो, एक से 80, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, या 15 दिन सिलेक्ट किए या आपको 180 दिन सिलेक्ट किए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें से। लेकिन एक एक्स्ट्रा समय आपके पास बचता है कि मान लो कि आज आपने उस बीड को ओपन किया है, तो आप 2-3 महीने बाद भी उसको फिर से उसका वर्क ऑर्डर वगैरह जनरेट कर सकते हो। तो 180 दिन का मोर देन सफिशिएंट समय होता है, उसमें आप उसका वर्क ऑर्डर जो है जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बीड, टाइप ऑफ बीड्स का। उसमें देखो सिंगल पैकेट है और 2 पैकेट है। सिंगल पैकेट में एक्चुअली क्या होता है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों एक साथ ओपन होता है, और 2 पैकेट में क्या होता है कि पहले टेक्निकल ओपन होता है, टेक्निकल में सारे डॉक्यूमेंट सेलर के देखे जाएँगे, और जो जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उनको क्वालीफाई किया जाएगा, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और फिर आगे फाइनेंशियल ओपन होगा। तो सिंगल पैकेट में वैसे नहीं होता, सिंगल पैकेट में डॉक्यूमेंट भी एक साथ चेक कर सकते हो और रेट भी सभी के एक साथ ही ओपन हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से सिंगल पैकेट बनाना है तो सिंगल पैकेट बना सकते हैं, या 2 पैकेट या डबल पैकेट बनाना है तो 2 पैकेट भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पैकेट सिलेक्ट करेंगे। उसके आगे देखो आरए का ऑप्शन है। आरए का मतलब रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन का क्या होता है कि जब आपको एक बार क्या होता है कि लास्ट डेट के बाद आप उसका आरए भी कर सकते हैं। आरए का मतलब होता है रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है कि सप्लायर जिन्होंने रेट ऑलरेडी डाल के रखे, वो फिर से एक बार कोट करता है। मतलब जब टेंडर ओपन होगा तो आपकी L1 की प्राइस शो होगी सभी लोगों को, और उसमें क्या होता है कि आप उसको रिकोट कर सकते हैं। रिकोट कर सकते हैं मतलब आपने मान लो ₹100 रेट डाला, और ओपन होने के बाद आपको लगा कि नहीं, L1 तो ये 98 वाला आ गया, तो आप 98 से भी कम प्राइस में हम उसको वो सर्विस दे सकते हो। तो फिर से एक बार आपको रेट डालने का ऑप्शन आता है टेंडर ओपन होने के बाद। तो रिवर्स ऑक्शन होता है, आपके हिसाब से आप उसको रिवर्स ऑक्शन अगर बायर को चाहिए तो आप उसको येस कर सकते हो, अदरवाइज़ नो कर सकते हो। तो हमारे केस में हम उसको नो करेंगे, हमें कोई आरए में कोई उसको कन्वर्ट नहीं करना है। और उसके बाद क्लेरिफिकेशन का, टेक्निकल क्लेरिफिकेशन का ड्यूरेशन होता है। टेक्निकल क्लेरिफिकेशन का ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी सप्लायर को आप डिस्क्वालीफाई करते हो। किसी सप्लायर ने मान लो डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किए, तो उनको आपको अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो कितना समय आपको देना है। तो मिनिमम 2 दिन तो देने पड़ते हैं और मैक्सिमम 20 दिन का समय है, तो हमेशा मिनिमम 2 दिन ही आप सिलेक्ट करिए। मतलब जो भी किसी को आपने डिस्क्वालीफाई किया तो उनके पास 48 आवर्स का समय होता है। उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट उस सप्लायर ने गलती से मान लो अपलोड नहीं किया या उसके पास नहीं है, तो वो 2 दिन में कहीं से अरेंज करवा के वो डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर सकता है। बहुत बार सप्लायर सेलर जो होता है टेंडर भरते समय कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है उनसे अपलोड करने के लिए। तो आप क्लेरिफ़िकेशन के तौर पे उनसे 2 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट जो है वो मँगा सकते हैं। तो उसके बाद का ऑप्शन है बिड एस्टीमेट वैल्यू का। तो बिड एस्टीमेट वैल्यू को आपको बस एडिट करना है और यहाँ पे उसकी रेफ़रेंस प्राइस डालनी है। तो हम यहाँ पे वही सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम 5 लाख के नीचे तो सर्विस का बिड बनता नहीं है। तो हमेशा आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट डालो वो 5 लाख के ऊपर की अमाउंट डालनी है। कोई भी अमाउंट डाल सकते हो, जैसे मेरे केस में मैंने देखो यहाँ पे 10 लाख डाल दिया मैंने। 10 लाख डाल के 7 कंटिन्यू उसको किया। तो इसमें क्या होता है कि 10 लाख की जो प्राइस है आपकी, वो यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है नीचे कि उसको डिस्प्ले करना है कि नहीं करना। तो बायर के पास राइट्स होता है कि कोई भी जो बिड पब्लिश करते हो, तो इस अमाउंट को आपको टेंडर नोटिस में डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है। तो आप उसको जो है डिस्प्ले नहीं कर सकते। मतलब मान लो बायर को लगता है कि भाई नहीं, ये अमाउंट हमारी एस्टीमेट वैल्यू हमें क्या करनी है, डिस्प्ले नहीं करनी है। तो आप इसको नो कर सकते हो। तो ये अमाउंट जो है वो किसी को नहीं दिखेगी, ना ये टेंडर नोटिस में दिखेगी, ना कहीं दिखेगी। तो हमेशा यहाँ पे नो ही करके रखिए, क्योंकि बायर ये नहीं चाहता कि उसकी एस्टीमेट वैल्यू कितनी है वो सप्लायर को पता चले। तो इस केस में कैसे होता है कि भाई 10 लाख की एस्टीमेट वैल्यू है, तो ये 9 लाख या साढ़े 9 लाख में ज़्यादातर ये कोट कर देते हैं सप्लायर। तो ये एस्टीमेट वैल्यू ज़्यादातर बायर जो है वो शो नहीं करते किसी को। तो यहाँ पे हमने नो कर दिया। नीचे हम आते हैं, ये एमआईआई का है, मेक इन इंडिया परचेस प्रेफरेंस, इसको यस ही रहने दीजिए।
बाय डिफ़ॉल्ट येस ही रहेगा, उसको नो भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा येस ही रहने दीजिए। आप मेक इन इंडिया को जो है परचेज़ प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, मतलब कोई इंडिया की कंपनी है, तो उसको आप परचेज़ प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। कोई बाहर के मतलब आउट ऑफ इंडिया कोई कंपनी आती है, तो उनको प्रेफ़रेंस नहीं मिलेगा, प्रेफ़रेंस पहले जिनकी इंडिया वाली कंपनी है, इनको मिलेगा बेसिकली। तो ज़्यादातर लोग इंडिया से ही कोट करते हैं, तो इसका कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। प्रोडक्ट बीड में ज़्यादा यूज़ होता है ये, सर्विस बीड में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो इसके बाद ईटीसी है, तो ईटीसी में आपको जो है इसका जो आईटीसी है, आईटीसी में कोई जीएसटी में चेंजेस वगैरह करने हैं, जीएसटी की अमाउंट आपको डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जीएसटी सेस की अमाउंट डालनी है तो डाल सकते हो, परसेंटेज में कितना परसेंट आपको लेना है। लेकिन आमतौर पे उसको नो ही रहने दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट 18% के आसपास उसका ये होता है, जीएसटी होता है। तो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो जीएसटी के इसमें आप चेंजेस येस करके कर सकते हो, अदरवाइज़ नो करके उसको रहने दीजिए। ठीक है, सेट मिनिमम प्राइस ऑन दिस, तो इसको अगर कोई मिनिमम प्राइस आपको लिस्ट करनी है तो उसकी लिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि इस प्राइस के नीचे कोई उस बिड को कोट नहीं करेगा, मिनिमम प्राइस उस टेंडर की। करना चाहे तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको नो करके छोड़ दीजिए। नो करके छोड़ दिया तो आप उस बिड को 0.01 से आप आगे कितने में भी उसको कोट कर सकते हो। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारा बस कुछ मिनिमम है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कि ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। हम 3 डाल देते, 3 महीने 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट डाल देते। तो आपके हिसाब से जितना ड्यूरेशन है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एवरेज एनुअल टर्नओवर आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, जो भी एस्टिमेट वैल्यू डालिए इसके 50% आपको 50% या 50% से कम आप कर सकते हैं। जैसे हमारा देखो यहाँ पे अमाउंट जो है वो लाख्स में है, मतलब हम यहाँ पे डाल देते 5 लाख। 5 लाख हो गया यहाँ पे देखो, एवरेज एनुअल टर्नओवर, मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनका टर्नओवर जो है वो 5 लाख या 5 लाख के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 5 लाख सेलेक्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है एस्टिमेट वैल्यू के ऊपर। तो 10 लाख की हमारी एस्टिमेट वैल्यू है तो 50% के 50% के नीचे आप उसको मँगा सकते हो, मतलब आप यहाँ पे 10 नहीं डाल सकते, आप 10 नहीं डाल सकते। अगर 10 लाख आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे 20 लाख करनी पड़ेगी। ठीक है? तो हमारी एस्टिमेट वैल्यू हमने 10 लाख डाली है, तो हम 5 लाख का जो है एवरेज टर्नओवर मँगाएँगे। पास्ट एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 0 से लेके 7 साल तक का एक्सपीरियंस आप मँगा सकते हैं। तो 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस जो है मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, तो आप 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके पास, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास। तो बाकी देखो पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह सिमिलर, इसको आपको येस करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं, हम नो करेंगे इसमें। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर जो होते हैं, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट मँगाने हैं, तो आपको यहाँ पे येस करना है और आगे डॉक्यूमेंट की लिस्ट ओपन होती है, उसमें से वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं। हम एक्सपीरियंस मँगाएँगे सर्विस प्रोवाइडर से, उनका टर्नओवर, आईटीआर वगैरह चेक करेंगे। एडिशनल टर्म्स कंडीशन हम उस उनसे मँगाएँगे। यहाँ पे देखो ओईएम सर्टिफिकेट, ओईएम मैनुअल टर्नओवर वगैरह ये आपको सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। नीचे फिर से एटीसी का ऑप्शन है, उसमें से कोई टिक करना है तो आप कर सकते हैं। तो 5 मेन डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे मँगाए हैं। उसके बाद देखो एग्ज़म्पशन देना है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, एमएससी का मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको कुछ छूट देनी है क्या? मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस और टर्नओवर में आप उनको जो है वो छूट दे सकते हो। जिनके जो मैन्युफैक्चरर है उनको यहाँ पे छूट मिलती है। मतलब उनको ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ते, अगर आप येस करते हो तो। लेकिन यहाँ पे हमेशा नो ही करिए, ना आप उनको मैन्युफैक्चरर को कोई एग्ज़म्पशन देंगे या स्टार्टअप को कोई एग्ज़म्पशन देंगे। मतलब किसी के पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है तो उनको अगर आप यहाँ पे येस करते हो तो उनको वो जो 2 डॉक्यूमेंट है एक्सपीरियंस का और टर्नओवर का, वो अपलोड नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन बाय यहाँ पे ज़्यादातर हम सजेस्ट करते हैं कि नो ही करके रखिए। किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस और टर्नओवर जो है वो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कंपनी के पास जो है वो होने चाहिए। तो नीचे आते हैं, ये टॉपिक हो गया। हाँ, नीचे देखो फाइनेंशियल ड्यूरेशन, आपको प्राइस ब्रेकअप का कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको नो कर सकते हो।
नीचे देखो यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड नहीं करने, अगर सारे आपके पास है तो आप सारे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मैंडेटरी है। देखो स्कोप ऑफ वर्क, जो स्कोप ऑफ वर्क के सारे डॉक्यूमेंट है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे तो वो मिलेगी। स्कोप ऑफ वर्क, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे, ये दो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे देखो स्टार मार्क आ रहा है आगे, तो ये दो डॉक्यूमेंट जो है वो मैंडेटरी है। उसके बाद जीएम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और नीचे और एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, वो है आपका अंडरटेकिंग। जो भी आपके सीनियर अथॉरिटी है, कंपोनेंट अथॉरिटी, उनका एक लेटर, मतलब बेसिकली ये वाला वो वाला लेटर होता है जो आपका जो फंड सैंक्शन हुआ है, वो फंड सैंक्शन की एक कॉपी आपको वहाँ पे बस बेसिकली अपलोड करनी है। या जो भी ठहराव वगैरह होता है उस टेंडर के रिगार्डिंग जो फंड सैंक्शन हुआ है उसकी कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड होता है, देखो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो एक ये ओपन होगा, एक फाइल ओपन होगी। इस फाइल के ऊपर आप क्या कर सकते हो कि अपने जो भी आगे के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनकी सारी डिटेल भर के नीचे नेम, डेजिग्नेशन और उनकी डिटेल आप डाल के उसको री-अपलोड कर सकते हो। लेकिन इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऑलरेडी आपके पास फाइनेंशियल अप्रूव की कॉपी है, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो फाइल डाउनलोड करना, फिर उसको सारा भर के, फिर स्टैम्प और सिग्नेचर करके अपलोड करना, उसमें काफ़ी समय जाता है। तो हम ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं जो भी आपके पास फाइनेंशियल कॉपी अवेलेबल है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। तो स्कोप ऑफ वर्क, पेमेंट टर्म्स कंडीशन और ये जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट मतलब ये सर्विस जेम के ऊपर अवेलेबल नहीं है, इसका एक रिपोर्ट होता है, वो नहीं अपलोड किया तो चलेगा। इसमें से ही कोई डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वैसे ये जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट वगैरह कोई चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन ये स्कोप ऑफ वर्क का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा। और पेमेंट टर्म्स कंडीशन जो है वो भी आपको बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, जो भी आपके टर्म्स कंडीशन रहेंगे पेमेंट के, वो बस आपको बेसिकली अपलोड करने हैं। तो स्कोप ऑफ वर्क में हम एक ही फाइल अपलोड कर देते हैं सभी जगह पे। अभी हमारे पास कोई उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, हम बस ये डेमो के लिए बना रहे हैं, तो बस एक ही फाइल में सभी जगह अपलोड कर देता हूँ। लेकिन स्कोप ऑफ वर्क और पेमेंट टर्म्स कंडीशन दोनों जगह आप एक ही फाइल अपलोड कर सकते हैं, या एक ही फाइल में सारी डिटेल आप डाल के एक ही फाइल नीचे आप फिर से दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं। तो फिर से ये स्कोप ऑफ वर्क और आपका जो अंडरटेकिंग है ये अपलोड कर लेते हैं। इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डिटेल बोलते हैं, या फाइनेंशियल अप्रूव की कॉपी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आने के बाद देखो आपको कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन रिक्वायर है क्या, यहाँ पे जो ये होता है कि कोई परचेस प्रेफरेंस वगैरह या देना है, या आपको क्या बोलते हैं कि कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मतलब कुछ ऐसे पैरामीटर आपको कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्ट करने हैं क्या। तो वो ऐसे पैरामीटर होते हैं जो जिनको प्रायोरिटी मिले आगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि यहाँ पे बोल देते हैं कि जिनके पास एमएसएमई है उनको हम प्रायोरिटी देंगे, या जिनके पास स्टार्टअप है उनके पास प्रायोरिटी देंगे, या जिस भी फील्ड का आप सर्विस टेंडर पब्लिश कर रहे हो उस फील्ड के अंदर आपका इतना इतना वर्क होना चाहिए, या ये स्किल या ये इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ डालना है तो उसकी डाल के डिस्ट्रिक्शन और उसकी डिटेल या कोई फाइल वगैरह आपको अपलोड करनी है, तो बेसिकली आप वहां से कर सकते हो। तो नीचे है देखो कॉस्ट मेथड है, ये भी सेम उसी तरीके से है। आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें डिटेल आपको डालनी है, तो प्राइसिंग के हिसाब से कोई डालनी है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। बेसिकली ये दो जो ये है कोई मैंडेटरी नहीं होता, और कोई भी बायर उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि आगे जाके कुछ आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है या एक्स्ट्रा कुछ टर्म्स कंडीशन डालने हैं, तो आगे जाके वो एटीसी में भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, एटीसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का ऑप्शन है देखो प्री बीड रिक्वायरमेंट का। प्री बीड अगर चाहिए उस सर्विस के लिए, प्री बीड का मतलब टेंडर भरने से पहले आपको वो प्री बीड अटेंड करनी पड़ती है, और उस प्री बीड में आप डिस्कस कर सकते हैं कि इस सर्विस की रिगार्डिंग क्या-क्या है, क्या-क्या डिटेल आपको चाहिए। तो सभी लोगों के जो बिडर हैं उनकी एक मीटिंग होगी, उसमें वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डेट आ जाएगी, और आपको जो भी आपका वेन्यू है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके बस सीधा आपको लास्ट में जनरेट की के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट की के ऊपर क्लिक करके फिर से आप उसको जो है सेव करना है।
तो सेव करने के बाद देखो हमारी बीट डिटेल जो है वो सेव हो गई। जो मेन पार्ट था सर्विस का ये यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि देखो ये स्पेसिफिकेशन और कंसर्न डिटेल में ज़्यादा कुछ होता नहीं। आपको जो भी सारी चीज़ें आपको करनी है वो बीट डिटेल्स में भरनी है। ज़्यादातर उसी में समय जाता है, या ये सारी चीज़ों में ही ज़्यादातर बायर को प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से उसको पब्लिश करना है। ये वो सारी चीज़ों ज़्यादातर उनको इश्यू आता है इसमें। तो आगे का टॉपिक है ई ईएमडी का। देखो ईएमडी का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो अगर आपको ईएमडी लेनी है तो आप बेसिकली उसको यस कर सकते हो। और ईएमडी के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप एस्टिमेट वैल्यू के 1% से लेके 5% या 7% के बीच में कोई भी एक अमाउंट जो है वो आप ईएमडी के तौर पे जो है वो ले सकते हो। तो अगर ईएमडी चाहिए तो एक एडवाइजरी बैंक कोई भी आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और ईएमडी के अमाउंट जो भी आपको लेनी है, मान लो यहाँ पे 20,000 की हम ईएमडी ले लेते हैं हर एक सर्विस प्रोवाइडर से। तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना है तो। और हम ईएमडी नहीं लेंगे, मैंने नो किया है इसको। अगर ये ईपीबीजी का जो ऑप्शन है, अगर आपको बीजी लेनी है बैंक गारंटी, ईपीबीजी को बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी अगर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। लेकिन ईएमडी और बैंक गारंटी में बस इतना फ़र्क होता है, ईएमडी जो है वो टेंडर भरते समय सप्लायर से ली जाती है, और ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो होती है वो बीजी, वो टेंडर जब अलॉट होगा, जो कंपनी L1 आएगी या जिनको वो टेंडर या जो सर्विस आगे जाके उनको मिलेगी, उनसे वो बैंक गारंटी जो है वो ली जाती है। तो इसका भी सेम तरीका है, बस आप यहाँ पे यस करिए, यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। ये यहाँ पे 0.01 से लेके 5% तक की अमाउंट आप यहाँ पे ईपीबीजी के तौर पे ले सकते हैं। तो 5 से आगे की कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं लेगा। कोई भी अमाउंट जो है आप डाल के देख लीजिए, ये नहीं लेगा आपको। मिनिमम जो है सॉरी मैक्सिमम 5%, मिनिमम 0.01% आपको डालनी पड़ेगी। तो इस कितने मंथ की वो जो है बीजी बैंक गारंटी आप लोगे, तो वो मंथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और नीचे आपका नाम आएगा और आपका एड्रेस आएगा। यहाँ पे आपकी जो डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन डाल के आप उसको सेव कर सकते हो। लेकिन हम की केस में ना हम ईएमडी लेंगे ना परफॉर्मेंस गारंटी लेंगे। तो मैंने इसको नो किया, और आगे जो है वो मैंने इसको सेव करके आगे चलते हैं हम। तो आगे देखिए, एक स्प्लिटिंग का ऑप्शन है। स्प्लिटिंग का मतलब एक ही बीडी जो है मल्टीपल सेलर को जो है वो स्प्लिट किया जाता है। तो ज़्यादातर 99% बायर कभी इसको यस नहीं करते, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये स्प्लिटिंग का ऑप्शन तभी यस किया जाता है जो क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मतलब मान लो कि कोई आपको एक एक ही प्रोडक्ट है और उसकी क्वांटिटी मान लो 2-3 लाख क्वांटिटी चाहिए किसी एक ही प्रोडक्ट की। तो ये ऑप्शन उस केस में यस किया जाता है कि जिस केस में क्या होता है, कोई भी एक सप्लायर जो है इतनी मात्रा में या इतनी क्वांटिटी सप्लाई देने में सक्षम नहीं होता। तो बहुत सारे सप्लायर ऐसे होते हैं कि भाई 2-4 लाख की क्वांटिटी चाहिए, तो एक सप्लायर तो वहाँ पे दे नहीं पाएगा, या उसकी कैपेसिटी नहीं होती। तो उसको 2, 3, 4 पार्ट में आप उसके जो है वो स्प्लिट कर सकते हो। मैक्सिमम 100 है, मतलब 100 लोगों को एक ही टेंडर आप डिवाइड करके दे सकते हो प्राइस मैच करके। तो आपके हिसाब से अगर इसको स्प्लिट करना है तो कर सकते हो। मान लो हम यहाँ पे 2 लोगों को अगर स्प्लिट करते हैं, कितने परसेंट में आपको स्प्लिट करना है वो क्राइटेरिया भी डालना पड़ता है। जैसे हम जो है वो 50-50% जो है उसको स्प्लिट करेंगे। अदरवाइज़ आप कर सकते हैं 40-60 भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो किसी को कितने हिसाब से आपको अगर उसको स्प्लिट करना है तो कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि 99% बायर इस क्राइटेरिया को नो ही रहने देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जो है जिनके पास ये होता है, तो तभी आपको उसको यस करना है, बड़ी क्वांटिटी का कोई टेंडर हो तो। वो चाहे प्रोडक्ट की केस में हो या सर्विस की केस में हो, कोई बड़ा क्वांटिटी का टेंडर है तभी उसको यस करें, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। तो परचेस प्रेफरेंस है। मेक इन इंडिया जो है, मैंने जैसे कहा था कि जो मैन्युफैक्चरर है उनको परचेस प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं क्या? देना चाहते तो आप यस करिए, अदरवाइज नो करिए। तो ये ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, या
यहाँ पे क्या होता है, सारे ही लोग मैन्युफैक्चर तौर के ऊपर ही, मतलब एमएससी के तौर के ऊपर ही उसको पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सर्विस के केस में हम ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं यहाँ पे नो ही रहने दीजिए। यस करने से उसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या कोई परचेस प्रेफरेंस मिलने वाला है नहीं। सभी लोग जो है वो एमएससी वाले ही रहेंगे। आप यस किया तो भी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नो किया तो भी कर पाएंगे। तो इसको नो करेंगे हम, दोनों जगह पे नो नो करना है। जो स्प्लिटिंग एमएससी और एमआई का ऑप्शन है, इसमें से दोनों के ऑप्शन को नो करिए। स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है अगर कम क्वांटिटी का काम काम हो। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई क्वांटिटी चाहिए तो ही आपको उसको यस करना है। ठीक है, तो आगे हम जाते हैं, उसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे देखो आगे का ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स ऑन कंडीशन में देखो, तो सारे इतने सारे टर्म्स कंडीशन जो है वो बायर अपने सप्लायर के ऊपर लगा सकता है। इतने सारे मतलब सारे के सारे आप नहीं लगा सकते। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, जैसे जेनरिक में कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। अगर जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर टिक करना है। जैसे हम टर्नओवर का इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो टर्नओवर का कुछ क्लॉज ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वारंटी का होता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट का, ज़्यादातर ये सर्विस का काम है, लेकिन प्रोडक्ट का कोई काम होता है तो आप उसकी वारंटी वगैरह भी डिसाइड कर सकते हो। तो वारंटी वगैरह कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो। सॉरी। तो इस केस में देखो, ज़्यादातर इस ऑप्शन में आपको ये एटीसी वाला जो ऑप्शन है, ज़्यादातर सप्लायर ये यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो बायर बिड पब्लिश करता है ना, तो एटीसी यूज़ करता है। एटीसी में दो पार्ट होते हैं, मतलब आपको एटीसी का मतलब होता है एडिशनल टर्म्स कंडीशन। इस सर्विस के अंदर कुछ एडिशनल टर्म्स कंडीशन आपको डालने हैं क्या? अगर डालना है तो आपको बस यहाँ पे ईटीसी के ऊपर क्लिक करना है। तो डॉक्यूमेंट बेस पे करना चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हो, या टेक्स्ट बेस पे ऊपर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। टेक्स्ट बेस पे मतलब सीधा आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन ओपन होगा, देखो ये ईटीसी का। तो इसके अंदर आपको जो है एडिशनल टर्म्स कंडीशन आपको डालने हैं ईटीसी। तो एडिशनल टर्म्स कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप कि मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट आप एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं कि भाई जो भी सप्लायर जो भी है उनके पास 3 साल का आईटीआर होना चाहिए। तो उसके बाद उनका जीएसटी होना चाहिए, उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि जिसके थ्रू इस बीड में एलिजिबल हो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि भाई पिछले 3 साल में इतने इतने करोड़ का उस कंपनी ने काम किया होना चाहिए। उसके बाद कंपनी जो है वो कंसाइनी लोकेशन के पास होनी चाहिए। तो एक लंबी लिस्ट होती है मेरे पास, मैंने एटीसी की ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना के रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने टर्म्स कंडीशन मंगा सकते हैं। जैसे इस ईटीसी में देखो यहाँ पे मंगा है कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, उसके लिए आपको अपने 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो इसमें देखो, बिडर सेलर सबमिटेड टू डिक्लेरेशन अबाउट एग्री सप्लाई स्पेसिफिकेशन, मतलब जो टर्म्स कंडीशन बायर ने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सप्लायर को जो है वो सप्लाई देना पड़ेगा। तो ये आप डाल सकते हैं। नीचे ज़्यादातर प्रीबिड मीटिंग का डाला हुआ है, रेटिंग का कुछ डाला हुआ है, तो आप अपने हिसाब से जो है टर्म्स कंडीशन डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एमएसएमई उद्यम जीएसटी का टर्म्स कंडीशन हमने डाला था। तो आपके अकॉर्डिंग जो जो आपको अच्छा लगता है वो टर्म्स कंडीशन जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। या तो ये सारे टर्म्स कंडीशन यहाँ पे क्या करो, कॉपी करो। देखो मैंने इसको कॉपी किया है, और यहाँ पे जो हमारा एटीसी का ये फाइल था, यहाँ पे आप सीधा जो है उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये एज इट इज आप यहाँ पे ये आ गए। तो नीचे आएंगे, हम उसको अपडेट करेंगे। अपडेट के बाद उसको ओके करेंगे। आप यहाँ पे इस टर्म्स कंडीशन की तरह आप क्या कर सकते हो, कोई फाइल भी अगर अपलोड करनी है आपको, तो वो वर्ड फॉर्मेट में वो फाइल भी अपलोड कर सकते हो। तो बेसिकली टर्म्स कंडीशन में ये सारी डिटेल है। ये सारी चीज़ें आप पढ़िए, आप उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी, देखो यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क की भी कुछ डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसको भी आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो। तो ये सब डिटेल अगर आपने डाल दी तो बस लास्ट का ऑप्शन बचता है, उसको सबमिट करना है आपको। सबमिट के बाद एग्री करना है आपको। एग्री के बाद यहाँ पे बस ओके करना है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी पब्लिश ओटीपी पब्लिश करने से पहले यहाँ पे देखो ड्राफ्ट ओपन होगा। तो डाउनलोड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके आपको उसका ड्राफ्ट पहले देखना है।
भाई क्या आपने जो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो पूरा ड्राफ्ट दिखेगा यहाँ पे, क्या-क्या आपने वो डिटेल डाली थी, वो सारी चीज़ें जो है, एक बीड का जो टेंडर नोटिस है, वो इस तरह से दिखेगा। पब्लिश करने से पहले आप उसको पूरा एक बार देख लीजिए कि सही से सारी चीज़ें डाली है क्या नहीं डाली है, या कुछ चीज़ों में अगर चेंजेस करना है, तो आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। ये ओटीपी डालने से पहले आपको वो सारी डिटेल डालनी है, क्योंकि एक बार अगर वेरिफिकेशन कोड आप डालते हो, तो बाद में आपको वो उसमें आप एडिट नहीं कर पाएँगे। तो बस यहाँ पे वेरीफ़ाई करना है आपको। वेरीफ़ाई करके आपका जो भी वेरिफ़िकेशन कोड आएगा अपने मोबाइल नंबर के ऊपर, वो डाल के उसको सबमिट करना है। तो इतनी सारी प्रोसेस हैं पब्लिश करने में। बीड पब्लिश के समय अगर उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। आप उस नंबर के ऊपर कभी भी जो है वो फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।